नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूषण बायोलॉजी क्लासेस चैनल पर। मैं अजो भरत भूषण आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं आज आप लोगों को जो है पढ़ाने वाला हूं द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए, हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टॉपिक पर चल रहे थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो बुक है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये जो टॉपिक है जिसका इंतजार सभी को रहता है, हाँ, मैं वो जो है टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। ये एक दमदार टॉपिक, किसी भी एग्जाम जैसे CSIR के लिए या BSc एग्जाम के लिए इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। नीट के लिए भी ये जो टॉपिक है, ये मानो बिल्कुल रामबाण कह सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। बिल्कुल रामबाण, हाँ, मैं इस बात लेके रहा हूँ कि द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। तो देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस टॉपिक देखो, डीएनए क्या है। डीएनए मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, जो जिससे डीएनए से आज आप जो हमारा फिजियोलॉजिकल जो आप देख रहे हो भौतिक प्रारूप, वो किसका कारण है? वो डीएनए का ही कारण है। तो आज मैं वो पढ़ाने वाला हूँ डीएनए का वो स्ट्रक्चर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, यानी कि आप कह सकते हो कि डबल हेलिक्स और डीएनए मॉडल क्या बताता है? ये बताता है डीएनए की स्ट्रक्चर को, डीएनए की संरचना को, ठीक है। डीएनए की संरचना के बारे में पढ़ेंगे किसमें? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए में। आप ये मॉडल को मैं पढ़ाने से पहले कि आप जो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो मॉडल है वो हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे जो जिसको इसकी जरूरत है, ठीक है। हाँ, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग इस मॉडल को पढ़ने के बाद दोबारा कहीं भी किसी भी YouTube चैनल पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल एक बार आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में रहिएगा, ठीक है। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, इसका पूरा मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा एकदम बिल्कुल, और हाँ, बिल्कुल कम समय में, ठीक है। आप बिल्कुल टाइम भी टेंशन रहिए कि बिल्कुल कम समय में इसका जो है एकदम बढ़िया बताने वाला हूँ, ठीक है। आप रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया, ठीक है। डीएनए की दो कुंडली संरचना किसने दी? अगर ये क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप बताओगे जेम्स वॉटसन एंड क्रिक। देखिए, जेम्स वॉटसन और क्रिक का नामक बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें कई साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, यानी बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। उन सब के बारे में आपको बताऊंगा आज, उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, कौन कौन साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। तो देखिए, ये जो मॉडल है द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वो क्रिक ने दिया था। इसमें साइंटिस्ट थे विल्किंस, मॉरिस विल्किंस थे, ठीक है। कौन से थे? विल्किंस साइंटिस्ट थे, विल्किंस एंड वाटसन, ठीक है। कौन थे? वाटसन थे और थे क्रिक। कौन थे? क्रिक। कौन थे? क्रिक। ये क्रिक नामक वैज्ञानिक थे। तो देखिए, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये मॉडल जो है प्रस्तुत किया सन 1953 में, ठीक है। इस मॉडल के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इस मॉडल के लिए इनको क्या मिला है? डीएनए की संरचना देने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। कब मिला नोबेल पुरस्कार इनको? सन 1962 में इन तीनों साइंटिस्टों को क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। विल्किंस, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक को, ठीक है। अब देखिए, विल्किंस, वाटसन और क्रिक, हाँ, ध्यान रखना, ये जो वाटसन है वो जेम्स वाटसन है, ना कि सेन वाटसन, ठीक है। आप लोग वाटसन से जो है कंफ्यूज मत हो जाना कि सर वो क्रिकेटर सेन वाटसन तो नहीं, वो सेन वाटसन नहीं है। ये जेम्स वाटसन है। ये साइंटिस्ट है। कहाँ के साइंटिस्ट है? ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं। कहाँ के? ये इंग्लैंड के, तीनों ही इंग्लैंड के हैं, ठीक है। चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि देखिए 1962 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए? डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। तो इस मॉडल को ज्यादातर, ये मॉडल जो प्रसिद्ध है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? वो है वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के नाम से, क्योंकि वाटसन और क्रिक जो थे उस समय फेमस साइंटिस्ट थे, इसीलिए ये प्रसिद्ध है वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से, ठीक है। यह आप जो है हम ये कह सकते हैं द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डीएनए का जो कुंडलित मॉडल,
ठीक है, ये प्रसिद्ध है द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से प्रसिद्ध है। वॉटसन क्रिक मॉडल जो है 1953 में दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया, ठीक है, जिसमें विल्किंस नामक वैज्ञानिक थे। अब देखिए ये मॉडल जो था उसमें क्या था, कैसा था ये मॉडल, मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, ठीक है। ये आइए मेरे साथ समझिए। देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वॉटसन और क्रिक मॉडल को मतलब पब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया था कि डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो मैं बता देता हूँ पहले आप लोगों को, फिर समझाऊंगा। डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, बताया था कि भाई डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल होते हैं, 2 चेन होती हैं, दोनों एंटी पैरेलल होती हैं, फिर समांतर होती है। एक स्टैंड 5 प्राइम से स्टार्ट होता है, 3 प्राइम पे एंड होता है, और दोनों स्टैंडों में जो डायमीटर वो 20 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम है। एक जो है बेस क्या कहते हैं, जो हेलिकल टर्न है उसमें 10 बेस पेयर आते हैं। तो पूरी कहानी मैं आपको लोग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ये वॉटसन क्रिक का मॉडल जो था वो मैं आपको बता देता हूं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मॉडल इनका नहीं था। ये मॉडल जो था वो इनका, इसमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन था। इनका तो केवल ये कंट्रीब्यूशन था कि इनको ये बाहर से चीजें इकट्ठी की और क्या किया, पब्लिश किया। देखिए वॉटसन क्रिक जो क्रेडिट रहेगा इस मॉडल का, सही मायने में इनका ये क्रेडिट नहीं था, ठीक है, ऐसा बताते हैं। अब देखिए तो किसका क्रेडिट था? इनको बहुत सारे साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उनका क्या मिला था? सपोर्ट मिला। तो मैं पहले उन सपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि इस मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए वॉटसन क्रिक को किन किन साइंटिस्ट का सपोर्ट मिला। उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल स्ट्रक्चर कैसे देता है, किसकी? डीएनए की। तो देखिए आप कह रहे होंगे कि सर ये वॉटसन क्रिक का मॉडल नहीं था तो किसका मॉडल था? ठीक है, ये मॉडल किसका था? तो देखिए वास्तव में ये बिल्कुल सही बात है कि वॉटसन क्रिक ने जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों से हेल्प ली, उन लोगों की रिसर्च को चुराया, हम ये कह सकते हैं, उनको जो है देखा और उस रिसर्च को ही इन्होंने क्या किया, पब्लिश किया। इनका कुछ कारण था। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वॉटसन और क्रिक जो है वो रिसर्च डीएनए पे ही कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? डीएनए पे कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले मैं आप यहाँ देख लीजिएगा कि सपोर्ट जो है, क्या सपोर्ट जो है, इनको सपोर्ट किन किन वैज्ञानिक का मिला? सपोर्ट मिला जो था, ठीक है, सपोर्ट में सबसे पहले वॉटसन क्रिक के मॉडल में, देखिए मैं जो आपको बता रहा हूं शायद आप जानते होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं जान पाया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप जो है इस मॉडल के बारे में कितना जानते हैं। देखिए मॉडल तो आप भी जानते हैं, बहुत सारे लिखा होगा कि भाई 10 मीटर जो है 10 नाइट्रोजन जो है N2 बेस होते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, जो है उनकी लंबाई होती, लेंथ होती है। तो ये सब तो नॉर्मल बात है, ये आप जानते हो। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वॉटसन क्रिक के मॉडल के पीछे क्या था, ठीक है, सपोर्ट जो था, किन किन का सपोर्ट था वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट किन का था। इनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थी लंदन की किंग्स कॉलेज जो है इंग्लैंड में, उनकी साइंटिस्ट थी रोजालैंड फ्रैंकलिन। कौन सी थी? रोजालैंड फ्रैंकलिन, ठीक है। ये रोजालैंड फ्रैंकलिन नाम की वैज्ञानिक थी, जिनको पहला सपोर्ट, इन्होंने पहला सपोर्ट जीत का था, किनका? रोजालैंड फ्रैंकलिन का। ये एक महिला वैज्ञानिक थी, ये एक फीमेल साइंटिस्ट थी, और कहाँ थी ये? किंग्स कॉलेज में थी। किंग्स, कौन से कॉलेज में थी? किंग्स कॉलेज, ठीक है। किंग्स कॉलेज जो था, किंग्स कॉलेज लंदन में, ठीक है, किंग्स कॉलेज जो लंदन में, वहां पर ये साइंटिस्ट, इनका रिसर्च वर्क चल रहा था, ठीक है। अच्छा, इनका सपोर्ट क्या था? इनके सपोर्ट के बारे में जान लीजिए, इनका क्या सपोर्ट था। तो देखिए इनका सपोर्ट जो था वो था एक्सरे, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टेलो, एक्सरे क्रिस्टेलो, क्रिस्टेलोग्राफ। क्या था?
एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ जो था इनका सपोर्ट था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ। तो देखिए पूरा डीएनए पूरा जो वाटसन क्रिक का मॉडल है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ पर तो बेस्ड है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ से ही तो उन्होंने क्या किया, मॉडल प्रस्तुत किया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ से ही तो क्या किया, वो बताया कि डीएनए में डबल हेलिकल होता है। ठीक है, तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ ही किसका था, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ किसका था, रोजालैंड फ्रैंकले का था। किसका था, रोजालैंड फ्रैंकले का ही था क्या, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ। लेकिन अब इनके बारे में जान लीजिए कि देखिए रोजालैंड फ्रैंकले का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ था तो हुआ क्या था कि रोजालैंड फ्रैंकले को कैंसर हो गया और कैंसर के कारण रोजालैंड फ्रैंकले जो है मात्र 37 साल की उम्र में 37 साल की उम्र में जो है इनकी क्या हो गई थी, कैंसर के कारण डेथ हो गई थी, यानी कि इनकी मृत्यु हो चुकी थी। किसके कारण, जो है कैंसर के कारण इनको कैंसर हो गया था और कैंसर से इनका जो है 37 साल की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका तो निधन हो गया। ठीक है, अगले जो वैज्ञानिक थे इन्हीं के साथ जो थे वो थे, इनके साथ जो कार्य कर रहे थे वो कर रहे थे विल्किंस। कौन थे, विल्किंस। ठीक है, विल्किंस नामक वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये इनके साथ कर रहे थे, ये इनके बिल्कुल साथ में थे, ये किंग्स कॉलेज में रिसर्च कर रहे थे। देखो जब मैं आपको बिल्कुल पूरी कहानी बता देता हूँ, सुन लीजिएगा, आप शायद में सब नहीं सुनी होगी। देखिए 1944 में, तब 1944 में 1944 में जब ये प्रूफ हो गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो उसके बाद पूरी रिसर्च का लेवल डीएनए पर ही चला गया। सारे साइंटिस्ट रिसर्च कहाँ करने लगे, डीएनए पर करने लगे। क्यों करने लगे, क्योंकि वो जानना चाहते थे जीवन के रहस्य को कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई है, क्योंकि लाइफ के बारे में जानना चाहते थे। क्या कर डीएनए की खोज कर, डीएनए की स्ट्रक्चर जानकर कि लाइफ में है क्या। ठीक है, तो सन 1944 में जब हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है तो उसके बाद पूरी रिसर्च कहां पर आई, डीएनए पर हुई। ठीक है, और डीएनए में जो है ज्यादातर उस समय रिसर्च जो है तो वो दो जगह चल रही थी। एक तो चल रहा था इंग्लैंड में रिसर्च चल रही थी, इंग्लैंड में रोजालैंड फ्रैंकले और विल्किंस रिसर्च कर रहे थे। रोजालैंड और फ्रैंकले, विल्किंस जो है ये इंग्लैंड में रिसर्च कर रहे थे और यहीं पर जो थे ये थे वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक भी क्या कर रहे थे, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, किसमें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। किसमें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये दोनों रिसर्च कर रहे थे अपनी डीएनए पर ही। ठीक है, ये दोनों रिसर्च कर रहे थे कहां पर, कैम्ब्रिज में। अच्छा, एक साइंटिस्ट और थे जो यूएसए में लगे हुए थे रिसर्च करने के लिए, उनका नाम था लाइनस पॉलिंग। क्या नाम था, पॉलिंग जो वैज्ञानिक थे, पॉलिंग, ये लाइनस पॉलिंग जो वैज्ञानिक थे वो रिसर्च कर रहे थे यूएसए में। कहां पर, संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका में। ठीक है, तो ये यूएसए में रिसर्च कर रहे थे और ये रिसर्च कर रहे थे प्रोटीन पर। कहां कर रहे थे, प्रोटीन पर रिसर्च कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये साइंटिस्ट जो पॉलिंग साइंटिस्ट थे वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। जब वो एक्सपेरिमेंट हो गया हर्शे और चेज का 1944 में, तब इन्होंने माना कि हाँ भाई क्या हो सकता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। तब इनको पता चला कि भाई डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, तब इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की। जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ किस पर है, प्रोटीन पर। लेकिन नोबेल प्राइज वाटसन क्रिक को मिला तो था। ठीक है, ये भी उस समय डीएनए की खोज की दौड़ में सबसे आगे थे पॉलिंग, लेकिन इनको खुद ही नहीं पता था कि ये रिसर्च कहाँ कर रहे हैं। तो इनको जब बाद में पता चला कि ये रिसर्च प्रोटीन पर कर रहे हैं तो इनको भी, हाँ इनको भी भाई 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। किनको, लाइनस पॉलिंग को भी कितनी बार नोबेल प्राइज मिला, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक तो मिला केमिकल बॉन्डिंग, इन्होंने केमिकल बॉन्ड के बारे में बताया प्रोटीन में। ठीक है, और जो है इन्होंने शांति का पुरस्कार भी इनको मिला था जब युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में, जब इन्होंने जो है शांति के प्रचार किया था। तो लाइनस पॉलिंग को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इनको तो एक ही बार मिला वाटसन क्रिक को, लेकिन इनको कितनी बार मिल चुका है,
2 बार मिल चुका है, भले ये डीएनए की खोज ना कर पाए, भले ये डीएनए रिसर्च जो है स्ट्रक्चर ना दे पाए, पर लेकिन इन्होंने इनकी जो रिसर्च थी वो प्रोटीन पर थी। मैं इनके बारे में जो प्रोटीन जब पढ़ाऊंगा तब और बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ से हम इधर आ जाते हैं, रोजालैंड, फ्रैंकलिन और विल्किंस। रोजालैंड और फ्रैंकलिन और विल्किंस जो थे एक ही लैब में कार्य कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ बनाया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ यानी कि वो क्रिस्टलोग्राफ था, ये क्या होता है जो इमेज होते हैं, इसमें क्या होती है इमेज थी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ किसका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ था? डीएनए का था, डीएनए की इमेज थी इसमें, डीएनए का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ था, ठीक है, डीएनए की इमेज थी। और तीसरा जो था यहीं पर इंग्लैंड में इन्हीं की लैब का एक जो है लैब असिस्टेंट था, डोनिल्स, ठीक है। कौन था? डोनिल्स था, ठीक है, ये डोनिल्स, ये भी एक लैब असिस्टेंट था, ठीक है। कौन था? लैब असिस्टेंट था इन्हीं की लैब का, ठीक है। देखिए, और चौथा जो था, चौथे किसकी जो हेल्प थी वाटसन क्रिक के मॉडल में, वो था चारगाफ रूल, ठीक है। चारगाफ रूल की हेल्प ली इन्होंने। चारगाफ जो थे इरविन चारगाफ ने एक नियम दिया था कि प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होता है, ठीक है, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन होता है, तो उसकी भी हेल्प ली थी इन्होंने, ठीक है। तो देखिए, वाटसन क्रिक के मॉडल में रोजालैंड फ्रैंकलिन की जब डेथ हो गई, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है, पर लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये मॉडल, इसकी पूरी कहानी आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि ये इस मॉडल के पीछे कहानी कहाँ थी। नहीं, अब तक आप लोग केवल मॉडल पढ़ लेते, मॉडल पढ़कर क्या करते कि भाई एंगस्ट्रॉम इतना होता है, डायमीटर इतना होता है, हेलिकल होता है, ये पढ़कर आप चले जाते। लेकिन मैं आपको इसका पूरा बता देता हूँ कि इस मॉडल के बारे में मतलब है क्या था, ठीक है। ये जो है सभी के लिए इंपोर्टेंट है, हमें जानना जरूरी है, ठीक है। देखिए, चारगाफ डोनिल्स, विल्किंस और रोजालैंड फ्रैंकलिन, ठीक है। अच्छा, रोजालैंड फ्रैंकलिन की जब डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ हो गई, तो क्या हुआ? जब इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ बना लिया था, तो ये वाटसन और क्रिक जो थे वो किंग्स कॉलेज आए घूमने के लिए। कहां पर आए? किंग्स कॉलेज आए घूमने के लिए। और जो डोनिल्स जो था और विल्किंस जो था, ये इनके जो है साइंटिस्ट थे, पहले तो आपस में संबंध बनी जाते हैं। तो इन्होंने इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ को दिखाया, किसको दिखाया? वाटसन और क्रिक को। और वाटसन और क्रिक ने क्या किया? ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ चुरा लिया, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ को ये ले गए अपनी लैब में कैम्ब्रिज में, और वहां पर इसकी स्टडी की, ठीक है। वहां पर भी विल्किंस और डोनिल्स जो थे वो साथ गए, और उन्होंने जो है इसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ को पढ़ना जो है ये विल्किंस जानते थे, इनके इसके बारे में जानते थे विल्किंस, और डोनिल्स भी जानते थे। तो विल्किंस और डोनिल्स ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ के बारे में बताया किसको? वाटसन और क्रिक को। किसको बताया? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक को। इनकी तो डेथ ही हो चुकी थी, इनकी डेथ हो चुकी थी, तो इनको ना तो नोबेल प्राइज में सम्मिलित किया गया, क्योंकि डेथ जो है 3 से अधिक व्यक्तियों को क्या नोबेल प्राइज नहीं जाता जब किसी की डेथ हो जाती है, तो ठीक है। तो इनको तो ना नोबेल प्राइज दिया गया। ये एक ऐसी साइंटिस्ट थी, लेडीज साइंटिस्ट थी, इनके साथ बहुत अत्याचार हुआ, ठीक है, कि इनको कहीं नाम भी नहीं दिया गया कि जो डीएनए डबल हेलिक्स के मॉडल में, ठीक है। तो देखिए, विल्किंस और डोनिल्स जो थे उन्होंने क्या किया? इस मॉडल के बारे में बताया, ठीक है। अब देखिए, इस मॉडल के बारे में क्या बताया, पहले मैं जान लेता हूं, आपको बता देता हूं। और ये जो चारगाफ रूल है उसको भी मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले इन दोनों ने जो बताया वो जान लीजिए, ठीक है। चलिए, इन दोनों ने क्या बताया? विल्किंस, किसने? विल्किंस और डोनिल्स ने। तो देखिए, इन्होंने बताया कि भाई जो डीएनए होता है, क्या डीएनए जो होता है वो डबल हेलिकल होता है। और डोनिल्स ने बताया कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक है उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो देखिए, और विल्किंस ने इसकी स्ट्रक्चर भी बताई कि भाई इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है? डबल हेलिकल होती है। कैसे होती है? डबल हेलिकल। कैसा डबल हेलिकल होगा?
ये देखिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये एक चेन है, ठीक है, दूसरी चेन ये रही डीएनए की, ये दूसरी चेन है, ठीक। आप लोग ऐसे बना देते हो डीएनए डबल हेलिकल जो है क्या होता है, डबल हेलिकल होता है, ठीक है। स्टार्ट जो है इसकी चेन स्टार्ट होती है कहां से, 5 प्राइम से, ठीक है, और एंड होता है कहां पर, 3 प्राइम पर। इधर 3 प्राइम होगा और इधर क्या होगा, 5 प्राइम होगा, ठीक, इधर होगा, इधर 5 प्राइम होगा। अब देखिए, अब मैं आपको वो वॉटसन क्रिक के मॉडल की ओर लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं, वॉटसन क्रिक के मॉडल की ओर लेके चलता हूं, ठीक है। आप कहानी की जानने के बाद ये जान लीजिए। तो देखिए वॉटसन क्रिक के मॉडल में सबसे पहली बात क्या थी, सबसे पहली बात ये है कि ये डीएनए जो है वॉटसन क्रिक का जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे बना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, पर डीएनए में जो चेन होती है वो कितनी, 2 चेन है, और दोनों चेन जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। दोनों चेनें कैसे बनी है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनती है। दूसरा पॉइंट जान लीजिए, दूसरा पॉइंट क्या है इसके बारे में कि डीएनए में जो है, डीएनए में 2 प्रति समांतर चेनें पाई जाती हैं, 2 लिख देता हूं, 2 एंटी पैरेलल यानी कि प्रति समांतर में लिख देता हूं, प्रति समांतर, ठीक है, चेन, प्रति समांतर चेन पाई जाती है, पथ समांतर चेन पाई जाती है, एंटी पैरेलल चेन पाई जाती है, ठीक है, एंटी पैरेलल चेन पाई जाती है कि पैरेलल का ये चेन है। अब ठीक है, तीसरा पॉइंट जानिए, तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप लोग कि जो है इसका जो 2 चेन है वो 2 चेनों में जो है स्टार्टिंग जो होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर और 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर, यानी देखिए ये 2 चेनें हैं और 2 चेनों में यहाँ पर देखिए प्रति समांतर है, क्या ये प्रति समांतर है। तो देखिए इसका 5 प्राइम इधर यहाँ 3 प्राइम होगा, इधर 3 प्राइम से स्टार्ट होगा तो इधर 5 प्राइम होगा, यानी कि दोनों चेनें कैसी हैं, दोनों चेनें प्रति समांतर हैं, समांतर हैं, प्रति समांतर है लेकिन कैसी है, एंटी हैं, बिल्कुल समांतर है लेकिन कैसी है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। ये आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। चौथा पॉइंट जानिए आप लोग, चौथा पॉइंट क्या बताता है कि डीएनए में 2 प्रकार की खांचे पाई जाती है, एक तो माइनर खांच, एक मेजर खांचे, ठीक है, ग्रुप, जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं कि डीएनए में माइनर एंड मेजर ग्रुप पाए जाते हैं। अब देखिए माइनर ग्रुप क्या है और मेजर ग्रुप क्या है, ये देखिए ये आपको जो दिखाई दे रहा है इधर ये माइनर ग्रुप है, ठीक है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए मैं आपको इस तरह से बता देता हूँ कि ये जगह आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली, ये मेजर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, मेजर ग्रुप है डीएनए का। ये कौन सा ग्रुप है, मेजर ग्रुप है डीएनए का, ठीक है। मैं आपको ये डीएनए और थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ, ठीक है, ये मेजर ग्रुप है। और कौन जान लीजिए, ये देखिए मैं आपको बहुत बढ़िया बना देता हूँ, चिंता मत करो, ठीक। ये जान लीजिए ये डीएनए का जो है ये मॉडल है, ठीक है, सॉरी एकदम मैं सोच रहा हूं, बिल्कुल आप सांप की जो चीड़ी होती है वैसे ही बनाइए, ठीक। अब देखिए
ये आप लोगों ने यहां तक जान लिया, ठीक। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या होगा इसका? पांचवा पॉइंट ये होगा कि डीएनए में जो डायमीटर होता है, ये 5 प्राइम से ये 3 प्राइम, ये जो डायमीटर है डीएनए के 2 स्टैंड होगा डायमीटर। तो डायमीटर जो होता है क्या, डायामीटर कितना होता है डीएनए का? 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये डायमीटर कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम। देखिए, और हाँ, छठवां पॉइंट आप लिखिएगा, ये देखिए छठवां पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। छठवां पॉइंट ये होगा, क्या होगा कि डीएनए में, किसमें? डीएनए में जो है क्या पाया? डीएनए में जो है, देखिए न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड जो है पाए जाते हैं, कितने? एक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और हाँ, डीएनए का जो कुंडलन है, डीएनए का कुंडलन दाईं ओर होता है। अब ये देखिए, ये बात आपको जाननी है कि डीएनए का कुंडलन दाईं ओर होता है। ये बात किसकी है? ये वॉटसन और क्रिक के डीएनए की है। तो वॉटसन और क्रिक ने अपने मॉडल में दिया, तो वॉटसन क्रिक ने जो दिया था वो कौन सा था? बी डीएनए था। मैं आगे आप लोगों को जो वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डीएनए, तो उसमें ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। तो दाईं ओर कुंडलन होता है किसका? इस डीएनए का। इस डीएनए कुंडलन किधर होगा? दाईं ओर कुंडलन होता है, ठीक है। इसमें वॉटसन क्रिक ने बताया, ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो किसने बताए? वॉटसन और क्रिक ने बताए कि दाईं ओर कुंडलन होता है किसका? डीएनए का। नेक्स्ट पॉइंट आप जानिएगा, एक कुंडलन की लंबाई, इसकी एक कुंडलन का मतलब हेलिकल टर्न। एक हेलिकल टर्न की लंबाई, एक हेलिकल टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? कितनी होती है भाई? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। किसकी लंबाई होती है ये? एक हेलिकल टर्न की लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। किस किड में? वॉटसन क्रिक का जो डीएनए है उसमें, बी डीएनए में, इसमें बी डीएनए में। अब देखिए, एक हेलिकल टर्न कहां तक होगा? देखो ये हेलिकल टर्न यहां से स्टार्ट हुआ है, तो एक हेलिकल टर्न कहां तक होगा? यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट क्या है कि देखिए, अब जाने कि एक कुंडलन की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम है। अब देखिए, एक कुंडलन में, नेक्स्ट पॉइंट बताइए आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट है एक, आठवां पॉइंट, एक हेलिकल में, मैं हेलिकल ले देता हूं, हेलिकल में, वन हेलिकल में 10 N2 बेस, कितने? 10 N2 बेस होते हैं। भाई कितने N2 बेस होते हैं? 10 N2 बेस होते हैं। ये जो है इन्होंने बताया, किसने बताया? ये वॉटसन और क्रिक ने बताया कि जो एक हेलिकल टर्न है उसमें कितने N2 बेस होंगे? N2 बेस होंगे 10। कैसे होंगे? तो देखिए, ये होंगे A T G C, मैं लिख देता हूं यहाँ, G C A T T A, ठीक है। 1 2 3 4, और देखिए G C, ठीक है। ये 5 हो गए, ठीक है। ये देखिए, ये तो देखिए, एक हेलिकल टर्न में, एक हेलिकल जो टर्न होता है उसमें 10, एक हेलिकल टर्न लिखिएगा यहाँ, एक हेलिकल टर्न में
10 N2 बेस होते हैं। कितने N2 बेस हैं? 10 N2 बेस, 10 N2 बेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैं देखिए आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, सॉरी यहीं लिख देता हूं आप लोगों को, इधर लिख देता हूं। देखिए यहां लिख देता हूं 10 M2 होता है। अब देखिए जो है नवा पॉइंट आप क्या लिखोगे? नवा पॉइंट लिखोगे कि जो दो नाइट्रोजन क्षारक हैं, दो N2 बेस की बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये किसने बताया? वॉटसन क्रिक ने बताया कि दो N2 बेस हैं। दो N2 बेस कौन कौन से हैं? देखिए ये दो N2 बेस हैं, ये रहे ये दो N2 बेस, केवल AT और GC का जो पेयर है यहाँ तक, इनकी दूरी कितनी है? डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि भाई एक हेलिकल टर्म में कितने हैं? एक हेलिकल टर्म में 10 है, और एक हेलिकल टर्म की लंबाई कितनी है? एक हेलिकल टर्म की जो लंबाई है वो कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। तो जो है एक N2 बेस पेयर, एक यानी दो N2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी? जो है 34 डिवाइडेड बाई 10, तो कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। किसके बीच की दूरी? जो है दो किसके बीच की? दो N2 बेस के बीच की दूरी कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा सर? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब आगे जानिए। आपने ये जान लिया कि ये दो जो आमने सामने जो प्रति समांतर है, इनकी बीच की दूरी कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। इनकी बीच की दूरी कितनी है? तो इस टाइम जो डायमीटर है डीएनए का वो कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये आपने जान लिया। मेजर ग्रुप होते हैं, माइनर ग्रुप होते हैं। 3.4 एंगस्ट्रॉम कितनी होती है? दो N2 बेस के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप जानिएगा कि देखिए 10वां पॉइंट आपको बता देता हूं कि भाई जो N2 बेस जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और A और T के बीच में 2 हाइड्रो बॉन्ड, 2 H बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 2 H बॉन्ड होते हैं। G और C के बीच में 3 H बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? 3 H बॉन्ड होते हैं। किसने बताया? वॉटसन क्रिक के मॉडल ने बताया है कि A और T के बीच में 2 H बॉन्ड, G और C के बीच में कितने H बॉन्ड होंगे? 3 H बॉन्ड होंगे। आप ये नोट कर लीजिएगा। ये डीएनए की स्ट्रक्चर उन्होंने बताई कि देखिए ये डीएनए की स्ट्रक्चर है कि ये ऐसे करके चल रहा है डीएनए। ठीक है, ये 5 प्राइम से स्टार्ट है, 3 प्राइम पे एंड है, 3 प्राइम से स्टार्ट है और 5 प्राइम पर एंड होगा। देखिए ये 5 प्राइम से स्टार्ट है, ठीक है, एंड का होगा 3 प्राइम पर। ठीक, ये वाला ठीक है 5 प्राइम से स्टार्ट है और 3 प्राइम पे एंड होगा, और यहाँ 5 प्राइम से स्टार्ट होगा वो 3 प्राइम पर एंड होगा। अब देखिए ये तो उन्होंने ये विल्किंस और डोनाल्डसन की सहायता से ये पॉइंट दिए। अगला नेक्स्ट ये देखिए मैं बता देता हूं। अगला वॉटसन क्रिक के मॉडल में आप लोग जो पढ़ते हो वो है क्या? देखिए पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो मैं आपको बता रहा हूं एंटी पैरेलल वो कैसे होता है। एंटी पैरेलल के बारे में आपको बता रहा हूं, तो एंटी पैरेलल में आप जान लीजिए क्योंकि मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताई थी। न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर आप लोग मेरी इससे पहले वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बताई थी कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, जिसमें शुगर, फॉस्फेट और क्या होते हैं? N2 बेस होते हैं। शुगर, फॉस्फेट और क्या होता है? N2 बेस होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एंटी पैरेलल जुड़ते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। तो देखिए जैसे एक न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या होता है? ये कार्बन शुगर होती है, ठीक है, यहाँ कार्बन होते हैं 1 2 3 4, मैं लिख देता हूँ। ये कार्बन आपको पता ही है, यहाँ 5वां कार्बन होता है, ठीक है। अब देखिए एक तो शुगर ये है,
यहाँ से क्या जुड़ा होगा, N2 बेस जुड़ा होगा, क्या जुड़ा होगा, N2 बेस जुड़ा होगा। यहाँ पर आपको पता है OH ग्रुप होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है। अब देखिए एक तो N2 जो यहाँ क्या जुड़ा होगा, यहाँ फॉस्फेट जुड़ा होगा, आप मेरी पहली वीडियो देखिएगा, यहाँ क्या जुड़ा होगा, फॉस्फेट जुड़ा होगा, ठीक है। और दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे जुड़ा होगा, वो इसका जस्ट एंटी पैरेलल होगा। कैसे होगा, एंटी पैरेलल होगा। ये देखिए ये इसका जस्ट एंटी पैरेलल होगा, ये ऐसे करके होगा, ठीक है, ये बिल्कुल जस्ट इसका क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा, ठीक। मैं आपको एंटी पैरेलल बिल्कुल एंटी पैरेलल बता दूंगा, चिंता मत करो। ये देखिए ये नाइट्रोजन बेस क्या है, ये इसका बिल्कुल एंटी पैरेलल है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका जो है इसका देखिए 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और इधर 5, क्या होगा, इसका इधर 5 होगा। तो देखिए इसका N2 बेस ये होगा, तो इन दोनों इनमें तो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इनमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। आप यहाँ जान लीजिए कि देखिए इसका 5 प्राइम स्टार्ट है, एंड कहाँ पर 3 प्राइम है, इसका देखिए 3 प्राइम से एंड और एंड कहाँ पर है, 5 प्राइम पर है। तो देखिए अगर दूसरा नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर फिर वापस में ये एक और जुड़ जाएगा। एक मिनट, मेरे पास जगह है या नहीं है मैं देख लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन से यहाँ देखिए एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा, ठीक, ये 5वां कार्बन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 1 2 3 4 ये 5वां जो था वैसे जुड़ जाएगा। और ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या होगा, ये अपोजिट होगा, ठीक है, ये एंटी पैरेलल होगा। कैसे होगा, ये एंटी पैरेलल होगा, ये कैसे होगा, एंटी पैरेलल होगा। इसमें 1 2 3 और ये 4, ठीक है, कैसा होगा, 4 ये एंटी पैरेलल होगा। इसका 1 जो है यहाँ पर ये N2 बेस जो है आपस में क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 प्राइम इधर से स्टार्ट है, एंड कहां पर है, 3 प्राइम पर है। 5 प्राइम स्टार्ट, देखिए 5 प्राइम स्टार्ट, एंड कहां पर है, ये रहा 3 प्राइम पर, फॉस्फेट का 3 प्राइम पर। और यहां पर देखिए कहां पर शुरुआत है, 3 प्राइम से एंड है। ये देखिए एक दूसरा पेन ले लेता हूं मैं, ये देखिए यहां जानिएगा 3 प्राइम से एंड है, ये 3 प्राइम है, और एंड कहां पर है, ये रहा 5 प्राइम पर। तो देखिए एंटी पैरेलल होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम। ये आपको ये शुगर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, मेरी आप पहली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको शुगर और न्यूक्लियोटाइड के बारे में बिल्कुल क्लियर बताया है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कैसे कैसे जुड़ते हैं, ठीक है। तो आप केवल ध्यान देना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड कैसे जो एंटी पैरेलल होते हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसी में कि देखिए शुगर, ये शुगर है, ये क्या है, शुगर है, और ये क्या है, फॉस्फेट है। ये शुगर और जो फॉस्फेट है, शुगर और फॉस्फेट जो है वो बैकबोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं, किसकी, बैकबोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं डीएनए की। क्या बनाते हैं, शुगर और फॉस्फेट क्या बनाते हैं, ये बाहर की तरफ है, कौन, शुगर और फॉस्फेट किधर है, शुगर, देखिए ये भी शुगर है, ठीक है, ये भी शुगर है, शुगर और फॉस्फेट किधर है, शुगर और फॉस्फेट। ये क्वेश्चन सीएसआईआर में पूछा गया था कि शुगर और फॉस्फेट जो है वो कहाँ होते हैं, डीएनए में, बैकबोन जो बनाते हैं। तो डीएनए में शुगर और फॉस्फेट बाहर की तरफ होते हैं, और नाइट्रोजन क्षारक जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। कहाँ होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, देखिए नाइट्रोजन क्षारक अंदर है, और हाइड्रोजन जो है पेयरिंग बनाते हैं। कुंडलन के लिए ये नाइट्रोजन क्षारक जिम्मेदार है, और बैकबोन जो है वो बैकबोन किससे बनता है, बैकबोन डीएनए का बनता है शुगर और फॉस्फेट से। ये जो आपको कुंडलन दिखाई दे रहा है वो तो बेस पेयर की वजह से है, बॉन्डिंग की वजह से है, लेकिन जो ये जो आपको बैकबोन है, इसकी जो बैकबोन दिखाई जो दे रही है,
वो किसकी वजह से है, वो है आपका शुगर फॉस्फेट वजह से। और हाँ, यहाँ पर आप देखो मैं डीएनए की डिफरेंट फॉर्म बताऊंगा तो आप पढ़ोगे कि शुगर फॉस्फेट में जो C2 एंडो C3 एंडो होता है उससे भी क्वेश्चन आए जो आया है CSIR में। मैं आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट 2 में लेकर आऊंगा, तब मैं आपको उन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन जो आए हैं, ठीक है, CSIR में या नीट में जो भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, आप लोगों के समझ में ये आ गया होगा आराम से कि जो शुगर फॉस्फेट है, शुगर बाहर की तरफ होता है, शुगर और फॉस्फेट, और जो है ये अंदर की तरफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूं। नेक्स्ट आप जान लीजिए, नेक्स्ट थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और रह गया व्हाट्सन क्रिक का मॉडल। ठीक है, ये मॉडल आप देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट और बता देता हूं कि देखिए इन्होंने ये तो बता दिया कि शुगर फॉस्फेट जो है क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट में आपको बता देता हूं 4 गैप रूल। ये बहुत इंपोर्टेंट है, 4 गैप रूल। ये 4 गैप रूल जो था वो बहुत इंपोर्टेंट है। कितना इंपोर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता। इससे क्वेश्चन जो है नीट में तो हर बार आता है, और CSIR में भी इससे क्वेश्चन आया है। 2 नंबर में CSIR में क्वेश्चन आता है 4 गैप रूल से। ठीक है, तो 4 गैप रूल के बारे में बता देता हूँ। 4 गैप रूल जो होता है वो जान लीजिए। तो 4 गैप रूल में क्या होता है, देखिए इन्होंने बताया कि प्यूरिन जो होती है, प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन जो होता है वो बराबर होता है किसके, देखिए प्यूरिन जो होती है, प्यूरान जो होता है वो किसके बराबर होता है, पिरामिडीन के बराबर होता है। किसके, पिरामिडीन के बराबर होता है। प्यूरिन इक्वल टू पिरामिडीन होता है। प्यूरिन कौन कौन सी होती है आपको पता है, प्यूरिन होता है हमारा एडेनिन प्लस ग्वानिन होता है। ये एडेनिन प्लस ग्वानिन किसके बराबर होगा, एडेनिन प्लस ग्वानिन होगा थायमिन प्लस साइटोसिन के बराबर। ठीक है, एडेनिन प्लस ग्वानिन बराबर होगा थायमिन प्लस साइटोसिन के बराबर। एडेनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन। ये होता है 4 गैप रूल। क्या होता है, 4 गैप रूल। अर्थात हम इसी में ये कह सकते हैं कि देखिए A प्लस G अपॉन T प्लस C इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। A प्लस G अपॉन T प्लस C इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और जान लीजिए आप लोग, ये मैं डीएनए स्ट्रक्चर मिटा देता हूं। 4 रूल पर हम आ गए हैं, तो 4 रूल में देख लीजिए। ठीक है, यहां मैं बता देता हूं, यहां देखिए, यहां एक लाइन खींच लीजिए, यहां मैं बता देता हूं। ये देखिए नेक्स्ट है कि A प्लस G डज नॉट इक्वल टू T प्लस, सॉरी ये होगा A प्लस T डज नॉट इक्वल टू G प्लस C। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, A प्लस T डज नॉट इक्वल टू G प्लस C। A प्लस T डज नॉट इक्वल टू G प्लस C। यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता भाई। हमारा जो रूल तो कहता है कि प्यूरिन इक्वल टू क्या होता है, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन इक्वल टू क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। ठीक है, और जान लीजिए, अच्छा अर्थात इसका मतलब क्या होगा, अर्थात ये होगा A प्लस T अपॉन G प्लस C, वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर एक स्पीशीज के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर स्पीशीज के लिए कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पीशीज। हर स्पीशीज के लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा A प्लस T और G प्लस C का मान। ठीक है, नेक्स्ट आप जान लीजिए, नेक्स्ट जो है ये देखिए। अच्छा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A प्लस T और G प्लस C की वैल्यू जो होगी वो हर स्पीशीज के लिए वेरिएबल होगी। जिससे क्या होगा, देखिए वेरिएबल भी होगा
वेरिएबल होगा तो हम कह सकते हैं कि A प्लस टी और G प्लस सी से हम बता सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज जो है AT प्लस है और कौन सी GC प्लस है। मैं आपको बता देता हूं कि जब A प्लस टी और G प्लस सी का मान 1 से ज्यादा आता है तो स्पीशीज कैसी होती है, AT रिच होती है। कैसी होती है, AT रिच होती है। ठीक है, कैसी होती है, AT रिच होगी। और जब 1 से कम आता है तो कैसी होगी, GC रिच होगी। कैसी होगी, GC रिच होगी। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं ह्यूमन में, किसमें, मैं यहां बता देता हूं, ये देखिए ह्यूमन में, किसमें, ह्यूमन जो है, ह्यूमन में 80 रिच डीएनए है। कितना है, 80 रिच है और इसकी जो वैल्यू है वो है 1.54 समथिंग, लगभग 1.54 लगभग। और तो यूकैरियोटिक जो होते हैं उनमें ज्यादातर 80 रिच डीएनए मिलता है। ठीक है, यूकैरियोट मोस्टली 80 डीएनए है। और हाँ, प्रोकैरियोटिक जो है उनमें जीसी रिच डीएनए ज्यादा मिलता है क्योंकि उनका ए प्लस टी और जी प्लस सी की वैल्यू 1 से जो है कम आती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वाटसन क्रिक का मॉडल था। ये क्या था, वाटसन क्रिक का मॉडल था। अब मैं आप लोगों को, हाँ मुझे एक आप क्वेश्चन बताइए, यहाँ एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि देखिए इस में जो है चारग्राफ के रूल में ये साफ हो गया था कि प्यूरिन बराबर प्रोटीन होगा और जो है ये होगा। तो क्लियर हम ये कह सकते हैं कि एडेनिन जो है किसके बराबर होगा, थायमिन को होगा, और गुआनिन किसके बराबर होगा, साइटोसिन को होगा। ये आप बात नोट कर लीजिएगा कि एडेनिन बराबर थायमिन, गुआनिन बराबर क्या होगा, साइटोसिन को होगा। क्या होगा, एडेनिन बराबर थायमिन, गुआनिन बराबर किसको होगा, साइटोसिन को होगा। देखिए मैं आपको अभी एक क्वेश्चन इस चार्ग्राफ रूल पर करा देता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आता है चार्ग्राफ रूल से। किससे आता है, चार्ग्राफ रूल से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है ये जान लीजिए। क्वेश्चन ये आता है कि यदि, क्वेश्चन आता है कि यदि किसी ह्यूमन में, ह्यूमन या किसी भी जीव की बात कह दे कि किसी भी जीव में एडेनिन का जो प्रतिशत है, एडेनिन जो है, अगर एडेनिन का प्रतिशत दिया हुआ है 40%, कितना, एडेनिन 40% है, तो एडेनिन कितना प्रतिशत है, एडेनिन किसी में, ठीक है, एडेनिन किसी भी जीव में एडेनिन 40% है, तो गुआनिन का प्रतिशत बताइए। किसका, गुआनिन का प्रतिशत आपको बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एडेनिन का प्रतिशत दे रखा है 40, तो गुआनिन का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए हमको पता है कि एडेनिन बराबर क्या होता है, थायमिन। तो एडेनिन कितना है, 40 है, तो थायमिन कितना होगा, 40 होगा। 40 कितना हो गया, 80 हो गया। अब कितना बचा, 20% शेष बचा। तो हमको पता है गुआनिन बराबर क्या होता है, साइटोसिन होता है। तो गुआनिन कितना होगा, 20, और साइटोसिन कितना होगा, 20। कितना होगा ये, सॉरी, गुआनिन कितना होगा, 10, और ये कितना होगा, 10। तो कितना हो गया, 20%। तो गुआनिन का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 10%। कितना होगा, 10%। गुआनिन का कितना प्रतिशत होगा, 10, क्योंकि 80% तो नॉन एलिमेंट 80 डीएनए है। डीएनए कैसा होगा, 80 रिच होगा, क्योंकि भाई 80% तो 80 रिच है, 20% कैसा है, वो जी से रिच है, जिसमें जी की वैल्यू कितनी है, 10% है। कितनी है, 10% है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे से। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोग और बताइए, मैं आपको और समझा देता हूं। ठीक है, यही बता देता हूं। एक क्वेश्चन क्या है, ऐसे आता है कि भाई किसी डीएनए में जो है 5 एटी पेयर है, 5 एटी पेयर है और 3 जीसी पेयर है। कितने, 3 जीसी पेयर है। तो एच बॉन्ड की संख्या बताओ। क्या बतानी है, एच बॉन्ड की संख्या बतानी है। 5 एटी पेयर, 3 जीसी पेयर, तो एच बॉन्ड कितने होंगे। तो देखिए एच बॉन्ड कितने होंगे, ये क्वेश्चन जो है पीएमटी बहुत जोरदार तरीके से आते हैं। 5 एटी पेयर हो, 3 जीसी पेयर हो, तो एच बॉन्ड की संख्या बताओ। तो देखिए ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड है, 2 है, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10। जी और सी के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 है, तो 3 गुणा 3 कितना हो गया,
जो है 3 3 9 हो गए, तो टोटल कितना हो गया 19 हो गया। तो इन 1 की संख्या कितनी होगी 19 होगी। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल तरह चुटकियों में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं चुटकियों में हो जाते हैं। मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि सर हमसे ये सवाल नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं तो ध्यान रखना कि आप जो है ये सवाल कर नहीं पाओगे, दोबारा देख लेना वीडियो, अगर नहीं होगा तो क्या होगा दोबारा देख लेना, उसे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन और ये मैं आपसे पूछ लेता हूं कि देखिए कि आपने जान लिया था कि दो डीएन जो नाइट्रोजन क्षारक उनके बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो आप ये क्वेश्चन बताइएगा कि यदि आप क्वेश्चन बताइएगा कि यदि किसी डीएनए में 50 केवी कोई डीएनए 50 किलोबेस का है, कितना कोई डीएनए 50 किलोबेस का है, कितने का है 50 किलोबेस का है, तो उसकी फिजिकल लेंथ बतानी है, फिजिकल लंबाई बताओ भाई, इसकी फिजिकल लंबाई कितनी होगी। तो फिजिकल लंबाई मापने के लिए आप जो है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये क्वेश्चन जो है CSIR में आया था एक बार, ठीक है 2 नंबर में आया था, ठीक है कि फिजिकल लेंथ बताओ डीएनए की। यदि डीएनए कितना है 50 केबी का है तो फिजिकल लेंथ बताइए। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो है डीएनए क्या है 50 केबी, 50 इंटू केबी तो किलोबेस है, 50 इंटू 1000, ठीक है कितना हो गया, ये हो गया 4 जीरो लगा लो, 3 ये है 1 जीरो रह जाएगी, इंटू कितना करोगा 3.4 एंगस्ट्रॉम करेगा। क्यों करोगे 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक नाइट्रोजन क्षारक के बीच की दूरी कितनी है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा देखिए 3.4 34 पंजे 170, ठीक है। तो देखिए 170, ठीक है 170, तो 1 जीरो कट जाएगा, 1 1 2 3 3 जीरो आएंगे, ठीक है इतना होगा, ठीक, क्योंकि 1 जीरो क्या होगा दशमलव से हट जाएगा, ठीक 17,000 एंगस्ट्रॉम में होगा। इसको आप जो है नैनोमीटर में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है नैनोमीटर में क्या कर लीजिएगा चेंज कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये समझ में आ रहा होगा, फिजिकल लेंथ बतानी है, फिजिकल लेंथ कितनी होती है किसकी डीएनए की, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं घर पे, कि आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। मैं मान रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी तरह से देखी है और बोर्सा क्रैक के मॉडल को आप भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाए हो। देखिए क्वेश्चन क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या आप जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि यदि डीएनए में थायमीन 15% है तो साइटोसिन कितने प्रतिशत होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि 10 AT पेयर 10 GC पेयर हो और 5 AT पेयर हो तो H बॉन्ड की संख्या बताइए, H बॉन्ड की संख्या बताइए। तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा 150 केवी किलोबेस डीएनए की फिजिकल लंबाई बताइए। कोई डीएनए 150 केवी का है तो इसकी फिजिकल लेंथ आपको बतानी है, ठीक है क्या बतानी है फिजिकल लेंथ बतानी है। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ
आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार ये क्वेश्चन आप फिर उतार लीजिए, देख लीजिए, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिए। वॉटसन क्रिक का मॉडल, ये मैं पक्का कह सकता हूं कि अब आप वॉटसन क्रिक के मॉडल की ये नहीं कहोगे कि सर अब हमें वॉटसन क्रिक का मॉडल नहीं आता। आपको नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को और देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर एक पॉइंट को क्लियर करिएगा। और हाँ, अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ही या मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर जो है जरूर दूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो लंबी हो गई हो सकता है, लेकिन आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करिए। पूरी वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू अगेन, थैंक यू।